नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के नंबर 1 शेफ़ से, जिन्हें इंडस्ट्री में बाबा जी के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान को मुतारफ़ कराने में इन्होंने बहुत सारे ममालिक का दौरा भी किया, जहाँ पर जो पाकिस्तानी फूड है उसको वो लेकर गए हैं, उसको इंट्रोड्यूस भी करवाया। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के नंबर 1 शेफ़ से, जिन्हें इंडस्ट्री में बाबा जी के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान को मुतारफ़ कराने में इन्होंने बहुत सारे ममालिक का दौरा भी किया, जहाँ पर जो पाकिस्तानी फ़ूड है उसको वो लेकर गए हैं, उसको इंट्रोड्यूस भी करवाया। आज हम जानने की कोशिश करेंगे उनके ज़िंदगी के नशेब व फराज। और आजकल कोरोना वायरस की वजह से जो रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद है, इस मार्केट को काफ़ी कोरोना वायरस ने डैमेज किया है, तो आने वाले हालात क्या हैं, किस तरह ये इंडस्ट्री अब ऊपर आएगी, तो ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसमें ये काफ़ी महारत भी रखते हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया, हमने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइएगा, पाकिस्तान का नंबर 1 शेफ़ कैसे बने आप? पाकिस्तान का नंबर 1 शेफ़ आप एक्सपीरियंस के लिहाज से तो कह सकते हैं, लेकिन अभी बच्चे जो हमारे वो हमसे भी आगे निकल गए हैं। और उनमें से 2 बंदों का मैं नाम ज़रूर लूँगा। एक का नाम रईस है और दूसरे का प्रकाश। ये मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं और इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया पाकिस्तान के ऊपर। वो डिफरेंट फेस्टिवल्स पे जाते रहे हैं, फूड कंपटीशन पे जाते रहे, बड़े मुकाबले जीते हैं उन्होंने। तो बच्चे अब हमसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन मुझे सिर्फ क्रेडिट किया जाता है कि इस पेशे को यहाँ तक लाने में मैंने बड़ा रोल प्ले किया। आज जहाँ पे ये पेशा खड़ा है, एक इज़्ज़त के निगाह से इसे देखा जाता है और पाकिस्तान के जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उनमें अब इनका भी शुमार होना शुरू हो गया। और हाईली पेड ये एक शोबा है जिसमें अगर आप इसको यूँ लें कि एक ज़माने में डॉक्टर्स का बड़ा नाम था, जी, आर्मी में जाना बड़ा नाम था, इंजीनियर्स का बड़ा नाम था, तो लोग इस तरफ आते। जब मैं आया तो उस वक्त इस शोबे की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी और लोगों को पता भी नहीं था कि शेफ़ बुला क्या है, शेफ़ होता क्या है, शेफ़ करता क्या है और होटल्स में उसका रोल क्या है। ये चीज़ें उस वक्त आम पब्लिक को पता भी नहीं थी और उस वक्त पढ़े लिखे लोग भी इस शोबे में कम थे। फिर हम पढ़े लिखे लोगों को लाए, फॉरनर्स से हमसे पहले सारे यहाँ पे फॉरनर्स जाते रहे, हमें प्रमोशन मिलते रही और हम ऊपर आते रहे। और इस शोबे को हमने लाइमलाइट इस तरह किया कि हमने कोई क्लासेस शुरू की, शेफ़ को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, लोगों को पता लगना शुरू। जब आप इस फील्ड में आए तो तब लोगों का इस तरफ इतना रुझान नहीं था, का दुक्का थे आप लोग? नहीं, उस वक्त इतना रुझान नहीं था, उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता। किस सन की बात कर रहे हैं? होटल इंडस्ट्री में 2 ही जॉब्स होंगी। जब आप आए तो किस सन की बात कर रहे हैं आप? 73 की बात कर रहा हूँ, जब एक जनरल कॉन्सेप्ट ये था कि होटल्स के अंदर या बहरा है या खानसामा, तो उससे ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। तो 73 में मैं आया, 79 में मैं पहला एग्जीक्यूटिव शेफ़ बना पाकिस्तान का, उससे पहले फॉरनर्स। अच्छा, सीखा कहाँ से आप? जब मैं शेफ़ बना तो उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 23 साल थी। अच्छा, ये भी एक रिकॉर्ड है इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स की हिस्ट्री में कि 23 साल में कोई शेफ़ नहीं बना। अच्छा, तो जब मैं शेफ़ बना तो ज़ाहिर है मुझे अकोमोडेशन भी होटल में मिली हुई थी। 79 में मैं तनख्वाह थी कुछ 6-6.5 हज़ार के करीब, काफ़ी अच्छी तनख्वाह थी। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर में 12 या 1300 लेता था, कमिश्नर 1500 लेता हुआ मेरा। अच्छा, फिर लोगों को पता लगना शुरू हुआ, यार ये शेफ़ क्या बुला, ये रहता भी होटल में है, तनख्वाह भी बड़ी अच्छी है। फिर अब टेलीफोन करें, खाना आ जाए, टेलीफोन करें, लॉन्ड्री आ जाए, टेलीफोन करें, गाड़ी बाहर लग जाए, तो एक अच्छी जॉब में इसका, लेकिन लोगों को पता नहीं था। तो आपने सीखा कहाँ से था? ये कोर्स कहाँ से किया, ये स्टडी कहाँ से किया आपने? मेरा जो मुझे इंडस्ट्री में लेके आए फिल्म स्टार जो हमारे हैं नदीम बेग साहब जी, उनके जो ससुर हैं एहतशाम साहब, वो मेरे पार्टनर थे गुलबाग में एक रेस्टोरेंट के अंदर, तो वो मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए उसको। अच्छा, तो किस पे आपको महारत है ज़्यादा? देसी खानों पे, इटालियन फूड पे, चाइनीज़ पे, किस पे आपको महारत है? अब तो सब पे है, बेकरी में इतना नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी कुजीन्स हैं उसके अंदर है। और इस वक्त हम पाकिस्तानी कुजीन पे काम कर रहे हैं कि इसको मॉडर्न स्टाइल में किस तरह पेश किया।
इंडियंस ने इसको काफ़ी बेहतर तरीके से पेश किया, लेकिन ये बेसिकली इंडियंस की कुजीन नहीं है, ये हमारे मुसलमानों की कुजीन। ये कुजीन उस वक्त शुरू हुई जब बाबर ने दिल्ली कैप्चर किया। मैं क्या 16वीं या 17वीं सदी की बात है, जब वो मुग़ल इस एरिया में आए। इससे पहले यहाँ सब्ज़ियाँ खाते थे लोग, दाल खाते थे। तो गोश्त का इस्तेमाल, मसालों का इस्तेमाल, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल, गुलाब के पानी का इस्तेमाल, ये सारा मुग़लों ने यहाँ आके शुरू करवाया। तो ये मुसलमानों की कुज़ीन है, इंडियन कुज़ीन नहीं है। अब हम इस पे काम कर रहे हैं, इसको एक अच्छे मॉडर्न स्टाइल में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दुनिया में इसकी मुसलमानों के खाने के हवाले से पहचान हो, इंडियन से ना हो। तो ये कितना आपने बाहर के किस ममालिक में जाके आपने इसको मुतारफ़ कराया हो, पाकिस्तान के जो देसी खाने हैं, हमने ये सकाफ़त है पाकिस्तान की? हमने ये सबसे पहले किया मनीला में, मनीला इंटरकॉन्टिनेंटल के अंदर, फ़िलिपाइन में। दूसरा हमने किया बैंकॉक इंटरकॉन्टिनेंटल में, थाईलैंड के अंदर। तीसरा हमने किया हांगकॉन्ग, वहाँ भी हमारा फ्रोमा इंटरकॉन्टिनेंटल था। और चौथा हमने किया साथ जाया होटल, जकार्ता इंडोनेशिया, वो उनके प्रेसिडेंट का होटल था उस वक्त। तो ये 4 हमने बाहर फूड फेस्टिवल किए पाकिस्तान, जो बड़ा पसंद किया। 15 दिन के लिए हम गए थे, 1.5 महीना हमने किया। अच्छा, कोई कभी इतना आपने खिदमात दी हैं, कभी कोई सदारती वार्ड के लिए आपको नामजद किया गया? अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड में अभी तक ये नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था बहुत पहले, क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस पाकिस्तान, कहीं से भी छोटी इंडस्ट्री नहीं। इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर कराने में बड़ा टाइम लगा पहले तो इसको इंडस्ट्री लिया ही नहीं जाता था। हाँ जी। अब तो लाखों करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता। कभी ऐसा हुआ कि जो बाहर से कोई वज़ीर आज़म वगैरह आते हैं, कभी आपको वज़ीर आज़म हाउस से या ईवान सदर से आपको बुलवाया गया और दावत के कुछ ख़ास बनाने के लिए, कभी ऐसा भी मौका आया? ईवान सदर या उधर से तो नहीं हुआ, लेकिन हमने बहुत से सरबराह मलक को सर्व किया। उसमें जो बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ को भी सर्व किया। क्या खाया था उन्होंने पसंद? उनका फिंगर फूड था सारा। फिंगर फूड था? हाँ, उनके खाने के सिक्योरिटी रीजन भी थे। फिंगर फूड वो होता है जो हाथ से आप उठा के खा लें, जिसमें छुरी काटा ये कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो वो जहाँ भी बाहर जाती हैं, वो डिनर वगैरह तो जहाँ वो अपना अंदर करते होंगे, लेकिन बाहर जितने भी फंक्शन हैं उन पर उनका फिंगर फूड होता है। इसी तरह जब इस्लामिक समिट के बाद भी एक समिट हुई छोटी सी, उसमें बहुत से लोग आए बाहर से, तो उसमें मुख्तलिफ सरबराह मुल्क को सर्व करते रहे। तुर्की के प्रेसिडेंट अभी आए 2 दफ़ा पिछले, हाँ जी, उनको भी सर्व किया। इस तरह बहुत से लोग जिनको हमने सर्व। ये प्राइवेट तौर पे आप करते रहे? भुट्टो साहब भी थे, उनमें नवाज शरीफ भी शामिल हैं, उसमें नवाज शरीफ क्या खाते हैं? बेनज़ीर भी शामिल हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो टेस्ट भुट्टो साहब का था वो आज तक किसी का नहीं। क्या टेस्ट था? उनको कुजीन का पता, उनको खाने का पता था। अच्छा, उनको वेस्टर्न फूड का पता था। उसमें फ्रेंच कुजीन उनकी पसंदीदा कुजीन थी। फिर उस ज़माने में तो कॉम्बिनेशन था फूड एंड वाइन्स का, वाइन चलती थी उस ज़माने में। तो खाने के लिहाज से जो टेस्ट मैंने भुट्टो साहब को देखा और किसी का नहीं। अच्छा, इसके अलावा आज तक किसी का नहीं है? मियाँ साहब क्या पसंद करते हैं? मियाँ साहब पाए खाने वाले कौन? कभी बना के पेश किया अपने हाथों से? मियाँ साहब से बड़ा मेरा ताल्लुक राज्य में बोरबन में था। अच्छा, तो हमारा जो 5वां आउटलेट था वो मियाँ साहब का घर था। अच्छा, तो वहाँ पे चलता रहता, नाश्ते भी चलते थे, खाना भी चलता। वो जहाज़ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए मंगवाते तो वो आपके हाथ के पक्के जाते थे? हेलीकॉप्टर वाला जो सीन है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मियाँ साहब में एक खूबी थी। मियाँ साहब नीचे बैठे होते, मैं कई दफ़े जाता था तो उनके नौकर भी बैठे होते थे, फिर हम भी जाके बिठा लेते थे और फिर वो एक एक को खाना पेश करते थे, खुश होते। ये उनमें एक प्लस पॉइंट था। ठीक हो गया। लाइफ से मुतमिन है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कुछ चीज़ ऐसी रह गई हो जो करनी हो आपने भी? हाँ, 2 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में रह गई जो अभी मेरे पास बजट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह एक तो मैंने बनाना है कुलिनरी एकेडमी ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक इदारा खोलना, जहाँ पे कुकिंग को प्रॉपरली सिखाया जाए। और दूसरा मेरी किताबें तैयार हैं 5-6, उनको प्रिंट करवाना है, वो एक है। ये 2 चीज़ें रह गई हैं। 2 चीज़ें तैयार। बच्चे भी आए इस फील्ड की तरफ? नहीं, बच्चे नहीं आ रहे इस फील्ड की तरफ। मैं आई एम ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स एंड अ सन। तो जो बेटा है वो मेरा, उसने BBA किया है
एक बेटी ने अमेरिका से किया है इसके अंदर फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर, दूसरी बेटी ने अमेरिका से किया प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंदर, जिसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं। तो वो अमेरिका में काम कर रही है, यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का काम। आपका पसंदीदा फूड? जी, पसंदीदा क्या खाने में आपका? मेरा मुगलाई फूड। अच्छा, ये देसी खाने शाने नहीं आपके? जैसे खाना मुगलाई फूड ही है। अच्छा। हाँ। हमारा कोई खाना नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारा मुगलों का दिया हुआ है। अच्छा। फिर आया आपका टर्किश ने पूरी दुनिया को खाना दिया, और तुर्की तकरीबन 3 बड़े आज़मों पे हुकूमत की और उनका खाना भी वहाँ पे सारे गया। तो टर्किश बारबेक्यू बड़ा फेमस है, पूरी दुनिया में चलता है। अच्छा, कोरोना वायरस ने काफ़ी डैमेज किया इंडस्ट्री को, तो क्या हालात चल रहे हैं? क्या आने वाले कोरोना वक्त में वायरस कुछ ने तो है? आप ये समझें कि इस इंडस्ट्री को जो यूं जा रही थी वो बिल्कुल ज़मीन पे आ गई। जो ओनर्स है उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुछ क्योंकि काफ़ी 90% ऑफ बिल्डिंग्स देखें तो वो रेंट पे लिए हुए थे। तो अगर आप MM की बात करें या कराची में अच्छे एरियाज़ की बात करें या इस्लामाबाद की करें, तो रेंट इतना ज़्यादा है कि 15 से 20 लाख तो रेंट ही बनता है महीने। तो जब आपके रेवेन्यूज़ नहीं होंगे तो आप एक्सपेंस कहाँ से बेयर करेंगे। फिर ये हुआ कि वो स्टाफ फारिग हो गया, तकरीबन 75% स्टाफ फारिग हो। फिर उसमें एक हमने स्टेशन दी कि आप सबको फारिग ना करें, आप ऐसे करें कि अगर आपके पास 100 लोग काम कर रहे हैं तो आपने 50 बंदों को तनख्वाह देनी है, तो फिर उसमें ये करें कि 50 को 15 दिन के लिए बुला लें, 50 को 15 दिन के लिए बुला लें, ताकि बेरोज़गार ना हो। तो कम से कम 15 दिन का तो उन्हें तनख्वाह मिलेगी और अपने घर का खर्चा कुछ पूरा कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त मैं अगर आपको सही बताऊं तो नौबत जो फाको तक आ गई और बहुत बुरा। और इस लॉकडाउन का अब ये आगे पता नहीं कब तक चलना है और ये बीमारी कब ख़त्म होनी है, इसका कोई अभी किसी को नहीं पता। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने कहा जी बहुत वक्त लगा हमें इसको इंडस्ट्री मुतारफ़ करवाने में। जी हाँ। तो जो नौजवान है आजकल जो डिग्रियां लेकर घूमते हैं, को क्या पैगाम देंगे कि इस तरफ अगर वो आना चाहें तो इसमें इनको अपॉर्चुनिटी है जॉब्स देखिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया से हमारे लोग यहाँ से जाते हैं। जब इंटरकॉन्टिनेंटल बनना शुरू हुए मिडल ईस्ट के अंदर, ये 77-78 की बात, मक्का में खुला, जद्दा में खुला, मदीना में खुला, फिर दुबई खुला, फिर मस्कत में खुला, तो सारा स्टाफ हमारा पाकिस्तान से जा रहा था उससे। और ये कुकिंग ख़ास तौर पे एक ऐसा शोबा है जिसमें दुनिया के हर मुल्क में जॉब्स हर वक्त मिल जाती हैं। अगर ये कोविड का सीन ना हो तो आजकल तो पूरी दुनिया में जॉब्स नहीं है इस वक्त, तो जहाँ आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते कि आप जॉब के लिए बाहर जाएं। लेकिन इससे पहले हमारा बहुत बड़ा स्टाफ जो है बाहर काम कर रहा था, मिडिल ईस्ट में भी काम कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहे थे, अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो अब वो भी बंद हुआ, लोग बाहर भी नहीं जा सकते और इंडस्ट्री इस वक्त तबाही की तरफ नामज़द। ठीक है जी। नाज़रीन, पाकिस्तान के नंबर 1 शेफ़ हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।